हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। मेक श्योर आपने लाइक कर दिया होगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज स्टार्ट करने वाली है ग्रुप 18-19 के बारे में। लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था दिल्ली शिल्पी चक्र ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ। सो देख लेते हैं। ग्रुप 18-19 1963 में इस्टेब्लिश्ड हुआ। ग्रुप 18-19 के संस्थापक कौन थे? संस्थापक, ही वॉज द फाउंडर ऑफ ग्रुप 18-19 जे स्वामीनाथन। इनका फुल नेम है जगदीश स्वामीनाथन। ग्रुप 18-19 की स्थापना कब हुई थी? टाइम ड्यूरेशन क्या रहा है? 1963। ग्रुप 18-19 के कलाकारों की पहली बैठक कब व कहाँ हुई थी? पहली बैठक हुई थी 1962 में। इस्टेब्लिशमेंट होने से एक साल पहले बैठक हुई थी भावनगर गुजरात में। ध्यान रखिएगा, भावनगर गुजरात में बैठक हुई थी। भावनगर गुजरात में ज्योति पांड्या के मकान नंबर के अकॉर्डिंग ग्रुप 18-19 का नाम पड़ा था। ग्रुप 18-19 बेसिकली ज्योति पांड्या का मकान नंबर है। उस मकान नंबर के ही थ्रू ग्रुप 18-19 का इन्वेंशन हुआ। ग्रुप 18-19 का कैटलॉग किसने डिज़ाइन किया था? कैटलॉग कवि ऑक्टवियोपीज मैक्सिको थे। ग्रुप 18-19 कलाकारों में कुल कितने सदस्य थे? टोटल मेंबर थे 12 मेंबर रहे हैं ग्रुप 18-19 में। ग्रुप 18-19 के कलाकारों की प्रथम और अंतिम प्रदर्शनी, बस एक ही एग्जीबिशन हुई थी, फर्स्ट एंड द लास्ट एग्जीबिशन 1963 में रविंद्र भवन दिल्ली में। देखिए बैठक हुई थी 1962 में, ठीक, भावनगर गुजरात में जे पांड्या के मकान नंबर के थ्रू ग्रुप 18-19 का नेम पड़ा था। लेकिन जो एक्चुअल में पेंटिंग एग्जिबिट हुई है, फर्स्ट और लास्ट एग्जीबिशन हुई है 1963 में हुई है, जब ये ग्रुप इस्टेब्लिश्ड हो गया था। ग्रुप 18-19 की प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कलाकारों का समूह ग्रुप 18-19 के नामकरण के लिए सर्वप्रथम सुझाव किस कलाकार ने दिया? सर्वप्रथम सुझाव दिए थे हिम्मत शाह। हिम्मत शाह वॉज ए फेमस स्कल्प्टर आर्टिस्ट, ये एक मूर्तिकार रहे हैं। प्रमुख कलाकार देख लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट जे स्वामीनाथन, फुल नेम है जगदीश स्वामीनाथन। ही वॉज द फाउंडर ऑफ ग्रुप 18-19। ग्रुप 18-19 याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट है जयराम पटेल, हिम्मत शाह, राघव कन्हैया, इनकी बड़ी फेमस है बुल। राघव कन्हैया की बुल बहुत फेमस है। और होमेज टू राजस्थान इनकी फेमस है हिम्मत शाह की। ज्योति भट्ट हेड सीड्स बहुत फेमस है। बेसिकली ज्योति भट्ट एक प्रिंट मेकर है, फेमस प्रिंट मेकर। जीएम शेख, एरिक बोवेल, के अंबादास, राजेश मेहरा, ये बहुत महत्वपूर्ण कलाकार है। वन बाय वन करके इनके एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। एम रेडप्पा नायडू, बालकृष्ण पटेल और एस जी निगम। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिस्ट, ही वॉज द फाउंडर ऑफ ग्रुप 18-19, जगदीश स्वामीनाथन। जगदीश स्वामीनाथन का जन्म हुआ था 1928 में और 1994 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। जे स्वामीनाथन का जन्म कब व कहाँ हुआ था? 1928 में शिमला, हिमाचल प्रदेश में हुआ था, शिमला में। जगदीश स्वामीनाथन ने किस कलाकार समूह की स्थापना की थी? तो ये फाउंडर रहे हैं ग्रुप 18-19 के। इसी की स्थापना, इस ग्रुप की स्थापना की थे जगदीश स्वामीनाथन। ग्रुप 18-19 का संस्थापक कौन है? संस्थापक किसे कहते हैं? जगदीश स्वामीनाथन को कहते हैं। किसने कहा कि चित्र अंतराल का रंग ज्यामिति है? पेंटिंग सरफेस ज्योमेट्रिकल कलर्स के थ्रू डिपिक्ट किया है जगदीश स्वामीनाथन ने, ये इनके कोटेशन है। मजदूर आवाज पत्रिका के संपादन कौन रहे? मजदूर आवाज पत्रिका है जगदीश स्वामीनाथन की, और जगदीश स्वामीनाथन की कांटा पत्रिका भी है, जिसमें इन्होंने ग्रुप 18-19 के प्रचार प्रसार के लिए कांटा पत्रिका प्रकाशित किए थे। दोनों पत्रिका इंपॉर्टेंट है। कांटा पत्रिका काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, दोनों याद रखिएगा। इनका जगदीश स्वामीनाथन का मजदूर आवाज और कांटा पत्रिका। ग्रुप 18-19 की स्थापना जे स्वामीनाथन ने कब और कहाँ की थी? स्थापना हुई थी 1963 में भावनगर गुजरात में, और एग्जीबिशन हुई थी 1963 में ही
यहाँ पर न्यू दिल्ली में हुई थी। जे स्वामीनाथन के चित्रण के प्रमुख विषय क्या थे? सब्जेक्ट मैटर थे पर्वत, झरना, नदी आदि, बेसिकली लैंडस्केप के लिए फेमस रहे हैं। पहले भारतीय चित्रकार जिन्होंने समसामयिक कला परिप्रेक्ष्य में आदिवासी लोक कला को आधुनिक कला के समक्ष दर्जा दिए थे, जगदीश स्वामीनाथन। मजदूर आवाज पत्रिका का संपादन जे स्वामीनाथन ने कहाँ किया? इन्होंने दिल्ली में किया है। जगदीश स्वामीनाथन ने पहला भारतीय आधुनिक गौड़ कलाकार किसे कहा? पहला भारतीय आधुनिक गौड़ कलाकार इन्होंने कहा था जनगढ़ सिंह श्याम को। जनगढ़ सिंह श्याम का संबंध किस कला से रहा है? गौड़ चित्रकला से। स्पेस डिवीजन अपनी पेंटिंग में किसने यूज किया है? इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक आपको जगदीश स्वामीनाथन की पेंटिंग्स में देखने को मिल जाएगी। कांट्रा पत्रिका दिल्ली के संपादन कब प्रारंभ किए गए हैं? कब प्रारंभ किया गया था? तो 1966 में। देखिए स्पेस पत्रिका बेसिकली होता क्या है? स्पेस डिवीजन, लाइक हम जो सरफेस लेते हैं इसे स्पेस कहते हैं, तो इसका डिवाइडेशन जो किया है, प्रमुख विशेषता जे स्वामीनाथन के पेंटिंग्स में देखने को मिलती है। रूपांकर भारत भवन भोपाल के प्रथम महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था? जगदीश स्वामीनाथन को। और रूपांकर भारत भवन में है। भारत भवन के 5 डिवाइडेशन हुए हैं। देखिए जो रूपांकर ये है भारत भवन, इसकी स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में। किसने किया था? अशोक वाजपेयी ने। ठीक। और जे स्वामीनाथन वहां के महानिदेशक रहे थे। प्रथम आधुनिक गौड़ कलाकार किसे कहा जाता है? जनगढ़ सिंह श्याम को। जे स्वामीनाथन चित्रकारी के अलावा और क्या करते थे? कविताएं भी करते थे। सॉरी। नेक्स्ट लाइन है मजदूर आवाज, लिक आदि पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? जगदीश स्वामीनाथन ने। जगदीश स्वामीनाथन को कब कालिदास सम्मान मिला था? इनको कालिदास सम्मान मिला था रणोपरांत वर्ष 1995 में। किस कलाकार ने अपने चित्रों में ओम, शांति, लाइक ये कमल, सर्प, स्वास्तिक, हाथ के छापे आदि का यूज किए थे? जगदीश स्वामीनाथन। और ये सिंबॉलिक आर्ट का पहचान है, नियोतांत्रिक और तांत्रिक आर्ट का। ये जो सिंबल्स होते हैं उनके थ्रू नियोतांत्रिक आर्ट को क्रिएट किया जाता है या फिर तांत्रिक आर्ट को। जगदीश स्वामीनाथन के चित्रों पर किस कला का प्रभाव था? नियोतांत्रिक आर्ट का प्रभाव था। देखिए नियोतांत्रिक आर्ट बेसिकली इंडिया की अपनी ऑन क्रिएटिविटी है, कैप्चर किया गया है। बेसिकली यहाँ पर सिंबल्स के थ्रू पेंटिंग को डिपिक्ट किया जाता है, मीन्स प्रतीकों के थ्रू। ठीक, प्रतीकों के थ्रू, और जिसके फाउंडर कहे जाते हैं। अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तांत्रिक आर्ट के जन्मदाता कौन है, तो तांत्रिक आर्ट के हैं जी आर संतोष है तांत्रिक आर्टिस्ट। और नियो तांत्रिक आर्टिस्ट जिनको जन्मदाता कहा जाता है वो है वीरेन डे की पेंटिंग में सबसे पहले नियोतांत्रिक का रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाता है। और जे स्वामीनाथन ने भी नियोतांत्रिक में ही काम किया है। नेक्स्ट लाइन है जे स्वामीनाथन कब से कब तक रूपांकर भारत भवन भोपाल के अध्यक्ष सेवाएं दिए थे? 1982 टू 19 जब स्थापना हुई थी तभी यहाँ पर नियुक्त हो गए थे। जे स्वामीनाथन के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी, फर्स्ट एग्जीबिशन हुई थी 1960 में। जे स्वामीनाथन ने कब जनगढ़ सिंह श्याम को पहली आधुनिक गौड़ कलाकार कहा? इन्होंने जनगढ़ सिंह श्याम को पहला गौड़ आधुनिक कलाकार कहे थे 1981 में। जगदीश स्वामीनाथन का निधन कब और कहाँ हुआ था? इनका निधन हुआ था 1994 दिल्ली में। इनके प्रमुख काव्य संग्रह देख लेते हैं। गांव का झल्ला, पुराना रिश्ता, मन चला पेड़, कौन मरा, ग्राम देवता। प्रमुख चित्र है माउंटेन, बर्ड एंड ट्री सीरीज, ऑयल ऑन कैनवस, माउंटेन एंड बर्ड सीरीज, ऑयल ऑन कैनवस, कलर ऑफ ज्योमेट्री सीरीज, ऑयल ऑन कैनवस 1968 में डिपिक्ट किए थे। इनकी है जर्नी फर्स्ट,
ऑयल ऑन कैनवस, सिम्बल्स बिकम साइंस, ऑयल ऑन कैनवस 1988 में, लिली बाई माया विंडो मॉन गमन। महत्वपूर्ण तथ्य है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। भारत भवन भोपाल की संस्थापना 13 फरवरी 1982 ईस्वी को हुई थी। भारत भवन भोपाल का उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। भारत भवन के डिजाइनर वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे। जनजातीय कला का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? भारत भवन भोपाल में। ये सारे लाइंस एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट लाइन है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है? तो भोपाल में है। लोक कला का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में है। भारत भवन भोपाल के संस्थापक पूर्व सिविल अधिकारी अशोक वाजपेयी थे। भारत भवन के सबसे पहले निर्देशक जगदीश स्वामीनाथन थे। भारत भवन संग्रहालय के इनके 5 अंग है, 5 ड्यूरेशन: रूपांकर, रंगमंडप, वागार्थ, अनहद और छवि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिख जाते हैं, काफी बार रिपीट भी हुए हैं। नेक्स्ट लाइन है, भारत भवन प्रांगण में बना रूपांकर भवन ललित कला गतिविधियों के लिए जाना जाता है। प्रमुख 5 भाग: रूपांकर जो है वो ललित कला है, फाइन आर्ट्स। रंगमंडप प्रदर्शनी एग्जीबिशन जहाँ होती है। वागार्थ काव्य पोएट्री। अनहद शास्त्रीय और लोक संगीत, यहाँ पे फोक सॉन्ग्स वगैरह को डिपिक्ट किया जाता है, और क्लासिकल। छवि सिनेमा मीन्स थिएटर के बारे में बात हो रही है। ये 5। अंबादास गोबरा गाडे, शॉर्ट में इनको बोलते हैं अंबादास गाडे। 1912 जन्म हुआ है, 2012 इनकी मृत्यु हुई। अंबादास गाडे का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1922 ईस्वी में, अकोला महाराष्ट्र। अंबादास गाडे ने कहाँ रहकर कार्य किया? दिल्ली में। अंबादास कब भारत छोड़कर ओस्लो नॉर्वे चले गए थे? नॉर्वे में जाकर बस गए थे 1972 में। अंबादास गोब्रागाडे कैसे कलाकार के रूप में जाने जाते हैं? अमूर्त कलाकार मीन्स एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के लिए फेमस रहे हैं। और अमूर्त कलाकार जो फाउंडर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट कहे जाते हैं वो है वेस्ली कंडेंस्की और पीएट मोंद्रियान। अमूर्त कला के जन्मदाता कहे जाते हैं ये दोनों आर्टिस्ट। नेक्स्ट लाइन है, अंबादास किन पश्चिमी कलाकारों के चित्रण कार्य से काफी प्रभावित थे, बहुत इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं ये विंसेंट वैन गॉग और वेस्ली कंडेंस्की से। वेस्ली कंडेंस्की ही वाज द फादर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट। भारत के ये नहीं है, ये दोनों बेसिकली यूरोपियन आर्टिस्ट है। विंसेंट वैन गॉग बिलोंग करते हैं पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट से। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट जिसे हिंदी में बोलते हैं उत्तर प्रभाववाद कला आंदोलन, इस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं विंसेंट वैन गॉग। नेक्स्ट है वेस्ली कंडेंस्की। अभिव्यंजनावाद जो चला था यूरोप में, जर्मन में शुरू हुआ था अभिव्यंजनावाद। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्रेशनिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक था ड्राई ब्रूके और दूसरा था ब्लू राइडर ग्रुप। सिंपल तरीके से देखिए, एक्सप्रेशनिज्म अभिव्यंजनावाद स्टार्ट हुआ था 1904 में। इसके जन्मदाता कहे जाते हैं एडवर्ड मुंक। उसके बाद उसी में एक नया ग्रुप का इन्वेंशन हुआ था ड्राई ब्रूके, उसके फाउंडर कहे जाते हैं लुडविग कृष्णर को। और ब्लू राइडर ग्रुप जिसके फाउंडर कहे जाते हैं वेस्ली कंडेंस्की। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट मूवमेंट है, यहाँ से एग्जाम में अगर पीजीटी टीजीटी में तो क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अब कंफर्म हो गया कि ये दोनों आर्टिस्ट बिलोंग कहाँ से करते हैं? तो यूरोप से करते हैं। और इनका रिफ्लेक्शन इफेक्ट किस पे रहा है? तो अंबादास गाडे की पेंटिंग्स पे। यहाँ दिया जा रहा है ना पश्चिमी कलाकारों मीन्स यूरोप वेस्टर्न आर्टिस्ट। नेक्स्ट लाइन है, अंबादास किस चित्र शैली, उनकी चित्र शैली कैसी रही थी? तो अमूर्त शैली, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करते थे। कि अंबादास महाराष्ट्र से दिल्ली किस वर्ष आए थे? 1960 में। अंबादास गाडे किस कला समूह के सदस्य बने थे? ग्रुप 1819। अंबादास ने चित्रकला का डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया? सजेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से। इनके प्रमुख चित्र हैं पहरेदार, ऑयल ऑन कैनवस 1966, समय की तलछट, ऑयल ऑन कैनवस, रूपभेद, ऑयल ऑन कैनवस। रूपभेद जो बेसिकली इनकी पेंटिंग्स है अंबादास गाडे की। और जयराम वो है ना जय मंगला ग्रंथ है पंडित यशोधरा की ग्रंथ है।
जयमंगला, उसमें 6 लिम्स ऑफ शाडांग के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। शाडांग, शाडांग बेसिकली होता क्या है, तो ये 6 लिम्स ऑफ आर्ट के 6 पार्ट है, पूरे 6 पार्ट है, और वो नंबर वाइज पेंटिंग का डिवाइडेशन है, लाइक रूपा भेदा, अपीयरेंस ऑफ नॉलेज, प्रमाणा मीन्स मेजरमेंट या फिर अनुपात, भावा एक्सप्रेशन या फिर भाव मीन्स भाव रिप्रेजेंट करना पेंटिंग में, लावण्य योजना ग्रेसफुल ब्यूटी अट्रैक्शन एस्थेटिक, लावण्य योजना सादृश्य मीन्स सिमिलैरिटी समानता, पेंटिंग में जो हम बना रहे हैं वो समान है कि नहीं, एंड द लास्ट वन इज वर्णिका भंग, ए पैलेट ऑफ कलर स्कीम, कि हम जो पेंटिंग कर रहे हैं उसमें कलर्स कैसे अप्लाई किया जा रहा है। ये सारे प्रोसेस है, एक रूल्स है पेंटिंग बनाने के। फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट के साथ शाडांग को भी फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिस्ट है जयराम पटेल। जयराम पटेल का जन्म हुआ था 1930 ईस्वी में, 2016 में इनकी मृत्यु हुई थी। जयराम पटेल, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1930 सोजित्रा गांव, जिला आनंद, गुजरात में हुआ था। जयराम पटेल ने कहाँ प्रोफेसर पद पर रहकर अपनी सेवाएं दिए थे? महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय, बड़ौदा मीन्स एमएस यूनिवर्सिटी में। एमएस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1960 में। जयराम पटेल ने किस संस्था में डिजाइनर सलाहकार के पद पर रहकर कार्य किए थे? ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड, अहमदाबाद। जयराम पटेल ने चित्रकला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? इन्होंने अपनी पेंटिंग की एजुकेशन कहाँ से ली? जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, मुंबई से। जयराम पटेल को आईफैक्स, आईफैक्स मीन्स ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी, आईफैक्स ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी न्यू दिल्ली कला संस्था में कब कला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था? 1977, 1997 में। जयराम पटेल कब बड़ौदा विश्वविद्यालय में ललित कला संकाय के व्यावसायिक विभाग मीन्स अप्लाइड आर्ट में प्रोफेसर व डीन के पद पर नियुक्त हुए थे? 1966 में। जयराम पटेल को किस विधा के लिए जाना जाता है? ग्राफिक आर्ट के लिए। केंद्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली ने किस वर्ष जयराम पटेल को राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया? 1957, 1963 एंड 1984। ग्रुप 18-19 के कलाकार जिसने कास्ट चित्र भी किए थे, कास्ट पेंटिंग किए हैं, जयराम पटेल। जयराम पटेल ने कहाँ रहकर कार्य किया? बड़ौदा में। किस ग्राफिक कलाकार ने लकड़ी को जलाकर खुरचकर सामग्री के रूप में प्रयोग किए थे? लकड़ी को जलाकर खुरचकर सामग्री मटेरियल के टाइप में यूज किए थे जयराम पटेल। और अगर लकड़ी को जला दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? वो चारकोल बन जाता है। ठीक, चारकोल को उन्होंने क्या किया? डस्टिंग बनाया, खुरच के डस्टिंग बनाए, डस्टिंग बना के उन्होंने कोई मीडियम यूज करके अपने कैनवस पे अप्लाई किए होंगे। नेक्स्ट लाइन है, कलाकार जयराम पटेल को किस वर्ष बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का रजत पदक प्राप्त हुआ था? रजत पदक इन्हें प्राप्त हुआ है 1960, 1960 में। जली हुई लकड़ी को सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए किस कलाकार को जाना जाता है? जली हुई लकड़ी के बारे में बात हो रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। जयराम पटेल का वर्क इस तरह का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट लाइन है, जयराम पटेल की प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला हॉस्पिटल प्रेजेंट टाइम कहाँ पे एग्जिबिट है? किरण नादार संग्रहालय, न्यू दिल्ली में। किरण नादार संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये न्यू दिल्ली में। यहाँ पर इनकी हॉस्पिटल पेंटिंग एग्जिबिट है जयराम पटेल की। जयराम पटेल किस कलाकार समूह से जुड़े थे? ग्रुप 18-19। जयराम पटेल ने किस कला संस्था से 2 वर्ष टाइपोग्राफी और पब्लिसिटी डिजाइन के प्रशिक्षण का डिप्लोमा प्राप्त किए थे? सेंट्रल स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, लंदन से। जयराम पटेल कहाँ रहते व वहीं कार्य करते हैं? बड़ौदा में। ग्रुप 18-19 कब वह कलाकार जिसने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद के सलाहकार पद पर रहकर कार्य किए थे? जयराम पटेल। कलाकार जयराम पटेल का निधन कब और कहाँ हुआ था? 2016 में, बड़ौदा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज हॉस्पिटल
इसी को हॉस्पिटल कहते हैं। कागज पर बनाए थे पेन और स्याही से 1966। किरदार संग्रहालय में एग्जिबिट है न्यू दिल्ली में। याद रखिएगा ये वाली पेंटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। नेक्स्ट इनकी ब्लैक दिसंबर पेपर ऑन लिनोकट। लिनोकट एक प्रोसेस है रिलीफ प्रिंटिंग का, ठीक। स्टडी इन साइलेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है इनकी ये वाली। स्टडी इन साइलेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्लोटार्च और मिक्स मीडिया में 1963 में इन्वेंशन किया इन्होंने। प्लेस इन कलर बोर्ड पर ऑयल कलर एंड सिल्वर 1960। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कल्पचर इनकी मूर्तियां हैं। यूनिट 1 ब्लोटार्च एंड बर्न्ट वुड राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट आर्टिस्ट है हिम्मत शाह। 1933। हिम्मत शाह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1933 लोथल गुजरात में। हिम्मत शाह ने चित्रकला का अध्ययन किसके सानिध्य में रहकर प्राप्त किए हैं? नारायण श्रीधर बेंद्रे के सानिध्य मीन्स एन.एस. बेंद्रे के सानिध्य में रहकर प्राप्त किए हैं। हिम्मत शाह ने चित्रकला का अध्ययन कहाँ से शुरू किया, प्राप्त किए? महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय बड़ौदा, एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से हिम्मत शाह की एजुकेशन कंप्लीट हुई है। हिम्मत शाह अधिकांश काम किस सामग्री में करते हैं? इनका जो सामग्री अधिकांश रहा है वो टेराकोटा था। टेराकोटा मिट्टी का, टेराकोटा में इन्होंने काम किया हिम्मत शाह ने। हिम्मत शाह किस कलाकार समूह से संबंधित है? ग्रुप 1819। मध्य प्रदेश सरकार ने आपको कालिदास सम्मान से कब सम्मानित किया? 2003 में इनको कालिदास अवार्ड मिला। यह अवार्ड एमपी मध्य प्रदेश से मिलता है। हिम्मत शाह का प्रसिद्ध संस्थापन कार्य कौन सा था? संस्थापन कार्य मीन्स इंस्टॉलेशन आर्ट के बारे में बात हो रही है, तो कौन सा वाला था? होमेज टू राजस्थान, बहुत फेमस है इनकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हिम्मत शाह की प्रारंभिक कला शिक्षा किसके सानिध्य में रहकर प्राप्त हुई थी? जग्गू भाई शाह के सानिध्य में। हिम्मत शाह वर्तमान समय में कहाँ रहकर कार्य कर रहे हैं? न्यू दिल्ली में। हिम्मत शाह किस लिए जाने जाते हैं? देखिए फेमस रहे हैं मूर्ति में, मुख्यतः मूर्तिकला और गौरतः ग्राफिक प्रिंट मेकर। स्कल्पचर आर्टिस्ट के लिए तो फेमस रहे हैं, इन्होंने प्रिंट में भी काम किया, प्रिंट मेकिंग टेक्निक में भी। हिम्मत शाह ने एचिंग विधा का प्रशिक्षण कहाँ से लिया? पेरिस में एटलियर 17 कला संस्था। सर विलियम हैथर का नाम सुना होगा आपने, बहुत फेमस आर्टिस्ट है। सर विलियम हैथर से इन्होंने अपना हिम्मत शाह ने एचिंग का वो एजुकेशन लिए थे। और सर विलियम हैथर ने फर्स्ट टाइम 1926 में यहीं पर एटलियर 17 में स्थापना किए थे विस्कोसिटी कलर टेक्निक का। और इनसे सीखने गए थे भारत में कृष्णा रेड्डी को कहा जाता है इनके स्टूडेंट, और भारत में विस्कोसिटी का इन्वेंशन भी किए थे कृष्णा रेड्डी। और एटलियर 17 जो था उस ग्रुप की स्थापना, मतलब वो जो संस्था है, सर विलियम हैथर ने 1926 में इस्टेब्लिश किया था। विस्कोसिटी टेक्निक कृष्णा रेड्डी सीखने गए थे। इवन देखिए हिम्मत शाह के साथ साथ कंवल कृष्णा का नाम सुना होगा आपने, इस कंवल कृष्णा के बारे में मैंने डिस्कस किया है। उन्होंने कोलाज प्लेट का भी इन्वेंशन किया है और सर विलियम हैथर से एजुकेशन भी लिए थे। किस कलाकार के चित्र पिकासो के गुर्निका की याद दिलाती है? हिम्मत शाह की जो पेंटिंग है वो पैब्लो पिकासो के गुर्निका की याद दिलाती है। अब ये गुर्निका क्या है आप ये सोच रहे होंगे, एंड आई होप आपको पता ही होगा। देखिए 1937 में गुर्निका पेंटिंग पैब्लो पिकासो ने बनाई है। स्पेनिश वर्ल्ड वॉर का रिफ्लेक्शन दिखाया गया इस पेंटिंग में। और ये गुर्निका ब्लू कलर्स के टोन में बनाई गई है, ऑयल ऑन कैनवस ब्लू कलर के टोन में, ठीक। नेक्स्ट लाइन है हिम्मत शाह किस प्रिंट मेकिंग विधा में प्रांगत थे? एचिंग में प्रांगत थे हिम्मत शाह। फेमस रहे हैं स्कल्प्टर मूर्तिकार के लिए, और इन्होंने गौरतः एचिंग प्रक्रिया में भी काम किया है, अम्लांकन में। हिम्मत शाह को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का अवार्ड कब मिला था? बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का अवार्ड मिला था 1962 में। हिम्मत शाह को सबसे पहली प्रदर्शनी, फर्स्ट एग्जीबिशन, इनकी पहली प्रदर्शनी कहाँ पर आयोजित की गई थी? 1957 बड़ौदा में। हिम्मत शाह एचिंग विधा का प्रशिक्षण लेने के लिए पेरिस
कब गए थे? 1966 टू 67 में गए थे। हिम्मत शाह ने सन 2000 में अपना स्टूडियो कहाँ खोले थे? जयपुर में 2000 में इन्होंने अपना स्टूडियो खोला है। किस कलाकार कलाकार हिम्मत शाह किससे प्रिंट मेकिंग विधा प्रशिक्षण करने के लिए पेरिस गए थे? सर विलियम हैटर से। एथेलियर 17 की स्थापना किए थे सर विलियम हैटर 1926 में, और इनसे एजुकेशन लेने गए थे हिम्मत शाह पेरिस में। केंद्रीय ललित कला एकेडमी ने हिम्मत शाह को राष्ट्रीय पुरस्कार से कब सम्मानित किया? 1960 टू 1962। हिम्मत शाह ने मूर्तिकारी के लिए किस सामग्री का, इन्होंने मूर्तियां बनाने के लिए कौन से मटेरियल का यूज किए? सीमेंट, ईंट, प्लास्टर, लकड़ी, टेराकोटा आदि। हिम्मत शाह ने देखिए इनकी खास बात यह है कि आया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन कि कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो जाली, टूटी जाली, कपड़े तथा टेराकोटा और उसके साथ साथ बॉटल, लाइक बॉटल कह लें, जो कांच की बोतल होती है, उसका यूज किसने किया है अपने इंस्टॉलेशंस में या फिर अपने मूर्तियों में? हिम्मत शाह ने किया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट है इनकी प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मस्तक। मस्तक जिसे हेड कहते हैं, टेराकोटा में इन्होंने बनाया 1955 में। और हेड श्रृंखला जो है हेड और किसकी बहुत फेमस है, तो देखिए नीचे ही आपको दिख रहे होंगे, ज्योति भट्ट। ज्योति भट्ट की हेड श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है। हेड जिसे हिंदी में सिर कहते हैं, सिर या मस्तक, ज्योति भट्ट ने प्रिंट मेकिंग में बनाई है, लेकिन मूर्ति में बनाए हैं हिम्मत शाह। दोनों याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में दोनों हो तो देखिएगा किसके बारे में बात हो रही है। अगर प्रिंट पूछे जाए तो ज्योति भट्ट मस्तक के ठीक हो जाएंगे, और मूर्ति पूछी जाए तो हिम्मत शाह करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिस्ट है ज्योति भट्ट। 1934 जन्म हुआ था भावनगर गुजरात में। भावनगर गुजरात में 1934 में। ज्योति भट्ट को प्रमुख रूप से किस लिए जाना जाता है? प्रिंट मेकिंग के लिए। प्रिंट मेकर ज्योति भट्ट का पूरा नाम क्या है? ज्योतिन्द्र मणिशंकर भट्ट। नेम से लग रहा है ना कि फीमेल आर्टिस्ट होंगे, लेकिन पूछा गया है कि ये मेल आर्टिस्ट है या फीमेल। ज्योति भट्ट के माता पिता का क्या नाम था? हीराबेन इनकी मदर का नेम था, फादर मानबाई। भारत सरकार ने ज्योति भट्ट को कब पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए थे? 2019 में। ज्योति भट्ट का संबंध किस कला समूह से रहा था? ग्रुप 1819 से। ग्रुप 1819 का कौन सा कलाकार ललित कला संकाय बड़ौदा विश्वविद्यालय से पहली बार बैचलर 1950 के छात्र रहे थे? ज्योति भट्ट। ज्योति भट्ट को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी मुंबई से जो अवार्ड मिला वो कब मिला? 1955 टू 56। ज्योति भट्ट ने ग्राफिक प्रिंट मेकिंग के अलावा और किस विधा में काम किए थे? चित्रकला और फोटोग्राफी टेक्निक में। किस कलाकार ने ग्रामीण तथा आदिवासी कला का फोटोग्राफी डॉक्यूमेंट्री तैयार किए थे? ललित कला के कहने पर इन्होंने फोटो डॉक्यूमेंट्री एडिट किया ज्योति भट्ट ने। ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। ठीक, नेक्स्ट लाइन है ज्योति भट्ट की कला पर किसका प्रभाव परिलक्षित होता है? पॉप आर्ट का और पॉपुलर आर्ट। पॉप आर्ट अमेरिका में देखिए स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड में 1950 से लेकर 1970 तक चला था, 1970 तक। और 1960 में ये आर्ट मूवमेंट चला है पॉप आर्ट अमेरिका में। पहले स्टार्ट हो गया था इंग्लैंड में, लेकिन फ्लोरिश्ड हुआ है अमेरिका में। और बेसिकली पॉप आर्ट में करते क्या हैं, तो एंडी वरहॉल फाउंडर कहे जाते हैं, जन्मदाता एंडी वरहॉल। यहाँ पर जो पेंटिंग्स बनाई गई है कैंपावेल एडवर्टीजमेंट, बेसिकली एडवर्टीजमेंट पर ही फोकस किया गया है इस आर्ट मूवमेंट में। और पॉपुलर आर्ट भी फॉरेन की आर्ट है। नेक्स्ट लाइन है ज्योति भट्ट ने ग्राफिक टेक्निक प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किए थे? इटली से 1961 टू 62। ज्योति भट्ट ने चित्रकला का अध्ययन कहाँ से प्राप्त किया? ललित कला संकाय MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से। ग्राफिक प्रिंट मेकर ज्योति भट्ट को उनके कला योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कब दिया गया था? 2005 में।
ज्योति भट्ट ने चित्रकला का अध्ययन किसके सानिध्य में रहकर प्राप्त किए थे? केजी सुब्रमण्यम और एनएस बेंद्रे, इनके सानिध्य में रह करके इन्होंने बड़ौदा से अपनी एजुकेशन की थी, इनके क्लास फेलो रहे हैं। बड़ौदा ग्रुप ऑफ पेंटर्स का सूत्रपात किसने किया? नारायण श्रीधर बेंद्रे ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट लाइन है, प्रसिद्ध फोटोग्राफर ज्योति भट्ट की पत्नी का क्या नाम था? ज्योत्सना भट्ट। ही वॉज द फेमस फॉर ऑल्सो स्कल्प्टर आर्टिस्ट, प्रिंट, सेरेमिक पता ही है कि सेरेमिक में काम करती थी ज्योत्सना भट्ट। नेक्स्ट लाइन है, ज्योति भट्ट के जो वाइफ थी ज्योत्सना भट्ट कहाँ से संबंधित एक प्रसिद्ध सिरेमिक कलाकार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन से एग्जाम में पूछा गया है कि ज्योत्सना भट्ट क्यों फेमस रही है? सिरेमिक आर्ट के लिए। बड़ौदा से इन्होंने अपनी एजुकेशन ली थी और उनके हस्बैंड थे ज्योत्सना भट्ट। ज्योति भट्ट ने भित्ति चित्रकला का प्रशिक्षण किस कला संस्थान से प्राप्त की थी? बनस्थली विद्यापीठ जयपुर से ज्योति भट्ट ने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया था भित्ति चित्र का। भित्ति चित्र मीन्स होता है फ्रेस्को टेक्निक, फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में काम होता है। जयपुर बनस्थली यूनिवर्सिटी में उसको हिंदी में आरायशी पद्धति भी, मतलब जयपुर में आरायशी पद्धति के नाम से जाना जाता है। ज्योति भट्ट ने वहाँ से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी भित्ति चित्र की, जयपुर से, जयपुर आरायशी पद्धति सीखे थे। ज्योति भट्ट के प्रोफेसर पद पर ज्योति भट्ट ने प्रोफेसर पद पर रहकर कहाँ अपनी सेवाएं दिए थे? बड़ौदा विश्वविद्यालय में। इनके प्रमुख चित्र हैं बनी ठनी। देखिए बनी ठनी इन्होंने इंटेग्लियो ऑन पेपर में बनाया है। और किस आर्टिस्ट की बहुत फेमस है बनी ठनी? तो देखिए बनी ठनी पेंटिंग किशनगढ़ की फेमस है। किशनगढ़ आर्टिस्ट निहाल चंद्र, आर्टिस्ट है निहाल चंद्र फेमस है बनी ठनी के लिए। और नेक्स्ट बताइए बनी ठनी मूर्ति किसने बनाई है? मूर्ति बनाए हैं अर्जुन प्रजापति ने मूर्ति बनाई है। किसकी मूर्ति बनाए थे? बनी ठनी। देखिए खास बात क्या है ये मूर्ति में, जैसे बनी ठनी पेंटिंग में दुपट्टा देखें कितना ट्रांसपेरेंसी शो होता है, तो पेंटिंग में तो बनाना ऑल्दो इतना डिफिकल्ट मुझे नहीं लगता है क्योंकि मैंने ट्राई किया है, ट्रांसपेरेंसी शो होती है। बट स्कल्प्टर में मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, जस्ट बिकॉज मैं स्कल्प्टर की तो हूँ नहीं, लेकिन स्कल्प्टर में इतने अच्छे से ट्रांसपेरेंसी इन्होंने दिखाई है, लाइक ऐसा फील हो रहा है कि कोई प्लास्टिक का जैसे ट्रांसपेरेंट उसके ऊपर कोई लेमिनेशन डाल दिया गया हो। देखिएगा इनका मूर्ति नेट पे गूगल सर्च करके, तो मूर्ति याद रखिएगा बनी ठनी अर्जुन प्रजापति ने बनाए हैं। और पेंटिंग बनाई है इनका क्या नाम है, ज्योति भट्ट ने बनाए हैं। ठीक है, ज्योति भट्ट बनाए हैं इंटेग्लियो ऑन पेपर में। और बनी ठनी बहुत फेमस है, इंडिया में बनाया गया है, राजस्थान स्कूल किशनगढ़ में, आर्टिस्ट निहाल चंद्र ने बनाया है। नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं, हरिजन युवतियां प्रिंट ऑन पेपर, वर्षा ऋतु सेरिग्राफी ऑन पेपर, जल थल नभ सेरिग्राफी ऑन पेपर, प्रकृति सेरिग्राफी ऑन पेपर। हम हिंदुस्तानी सेरिग्राफी ऑन पेपर, श्री गणेशाय नमः सेरिग्राफी ऑन पेपर। देवी बहुत फेमस है, हेड अमलांकन में इन्होंने बनाया है, एचिंग में, याद रखिएगा 1970 में बनाई गई है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। द ब्लू फ्लाई इंटेग्लियो टेक्निक में बनाए थे 1970 में। सृष्टि इंटेग्लियो टेक्निक में 2010 में बनाए। मैन अंडर द स्काई इंटेग्लियो टेक्निक में 1965 में। बिसरते स्मारक इंटेग्लियो टेक्निक, देखिए प्रिंट मेकिंग के 4 प्रोसेस है, मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया है, यहाँ पर भी एक बार रिवीजन कर देते हो। रिलीफ, इंटेग्लियो, प्लानोग्राफी एंड सेरिग्राफी। रिलीफ के अंदर आ जाएगा हमारा वुड कट और लिनो कट। ठीक, इंटेग्लियो के अंदर 7 प्रोसेस है, वो 7 प्रोसेस कौन कौन से हैं? लाइक प्लेट इंग्रेविंग, ये जो इंटेग्लियो है इसका 7 प्रोसेस है। प्लेट इंग्रेविंग, ड्राई पॉइंट, एचिंग, एक्वाटिंट, मेजोटिंट, विस्कोसिटी एंड कोलोग्राफी, ये 7 प्रोसेस है। इनके इन्वेंशन कब हुए हैं और किसने खोज किया है, कैसे किया जाता है, इसका एक शॉर्ट वीडियो मैं ज़रूर अपलोड कर दूंगी। लेकिन ये बस याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ये सारे पार्ट किसके हैं? इंटेग्लियो के। क्योंकि जब अच्छे से नहीं देखा हुआ हो तो सोचते हैं ना कितने सारे पार्ट किसके हैं, पूछा जाता है कि ड्राई पॉइंट किसका पार्ट है, तो इंटेग्लियो का पार्ट है। तो ये इन्होंने काम किस में किया है? ज्योति भट्ट ने सेरिग्राफी सिल्क स्क्रीन में भी किया है, इंटेग्लियो में किए हैं, एचिंग में भी किए हैं। तो एचिंग किसका पार्ट है? इंटेग्लियो का ही पार्ट है, लेकिन सिल्क स्क्रीन इंटेग्लियो का पार्ट नहीं है। तो सबको एक दूसरे से रिलेट करके
रिमाइंड करते रहिएगा तो कभी नहीं भूलेंगे आप। नेक्स्ट लाइन है राघव कन्हैया। राघव कन्हैया ही वॉज द फेमस स्कल्पटर आर्टिस्ट। इनकी बुल बहुत फेमस है। बुल श्रृंखला काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। 1973 में इनका जन्म हुआ था। संगत राज राघव कन्हैया का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1936 अनीदा गुजरात में। राघव कन्हैया ने मूर्तिकला का डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किए थे? एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से। राघव कन्हैया कहाँ से संबंधित कलाकार हैं? बड़ौदा। मूर्तिकार राघव कन्हैया पर किस प्रसिद्ध मूर्तिकार का प्रभाव था? प्रसिद्ध मूर्तिकारों में प्रभाव रहा है मारिनो मोरिनी और हेनरी मोर। जेआरएफ का सिलेबस उठाकर एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे आपको आर्टिस्ट, अगर आपको लग रहा होगा कि न्यू न्यू आर्टिस्ट दिख रहे हैं तो ये बिल्कुल न्यू नहीं है, सिलेबस में है। नेक्स्ट लाइन है राघव कन्हैया ने किस प्रसिद्ध मूर्तिकार से मूर्तिकला का प्रशिक्षण किए थे? शांखो चौधरी से। राघव कन्हैया किस कलाकार समूह से संबंधित कलाकार हैं? 1819 ग्रुप से। राघव कन्हैया किस ललित कला संकाय की मूर्तिकला विभागाध्यक्ष भी रहे? मूर्तिकला विभाग बड़ौदा आर्ट्स कॉलेज में। राघव कन्हैया वर्तमान समय में कहाँ रह रहे हैं, कहाँ कार्य कर रहे हैं? तो बड़ौदा में। राघव कन्हैया प्रमुख रूप से किस लिए जाने जाते हैं? स्कल्पटर आर्टिस्ट ने मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कल्पटर है ये वाली सुंदर सांड, टेराकोटा में बना है। राजसी मुर्गा लकड़ी और धातु में। कलोल मारता बछड़ा कांस्य में। द बुल कांस्य में। देखिए ये सारे स्कल्पटर इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी गई है। ये वाली भी सुंदर सांड और द बुल भी पूछी गई है। कलोल मारता बछड़ा भी आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट आर्टिस्ट है गुलाम मोहम्मद शेख, जिनको शॉर्ट में बोलते हैं जीएम शेख। 1937। जीएम शेख का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1937 सुरेंद्र नगर, सौराष्ट्र, गुजरात में। ग्रुप 1819 का वह चित्रकार जो कविताएं भी लिखते थे? गुलाम मोहम्मद शेख। गुलाम मोहम्मद शेख किस चित्र में बड़ौदा के हिंदू और मुस्लिम दंगों पर प्रकाश डाले थे? शहर बिकाऊ है। इनकी बहुत फेमस है शहर बिकाऊ है पेंटिंग। जीएम शेख की चित्रकला पर किसका प्रभाव परिलक्षित होता है? भारतीय लघु चित्रकला का। ये वाली पेंटिंग देखकर मुझे एमएफए का याद आ गया। मेरे एमएफए एंट्रेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ था और वैसे एग्जाम में भी आया है, जेआरएफ एग्जाम में भी आ चुका है ये पेंटिंग। नेक्स्ट लाइन है गुलाम मोहम्मद शेख की चित्रकला पर किसका प्रभाव परिलक्षित होता है? भारतीय लघु चित्रकला का। कंटेम्प्रेरी आर्ट इन इंडिया, कंटेम्प्रेरी आर्ट इन बड़ौदा पत्रिका के संपादक कौन है? जीएम शेख, गुलाम मोहम्मद शेख। गुलाम मोहम्मद शेख ग्रुप 1819 के सदस्य कब बने थे? 1963 में। गुलाम मोहम्मद शेख की चित्र शैली किस कला से प्रभावित है? नियो तांत्रिक आर्ट से। नियो तांत्रिक आर्ट से इनकी भी कला शैली प्रभावित रही है। इवन गुलाम मोहम्मद शेख ने नियो तांत्रिक में काम किए हैं। सिंबॉलिक्स को डिपिक्ट किया जाता है नियो तांत्रिक आर्ट में। अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ नियो तांत्रिक आर्टिस्ट कौन है, तो वो है वीरेंडे। और ओनली तांत्रिक आर्टिस्ट कौन है? फादर ऑफ तांत्रिक आर्टिस्ट जिया संतोष। नेक्स्ट लाइन है कौन सा प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार अपने चित्रों में वर्णमाला का यूज करते हैं? वर्णमाला के अक्षरों का कौन से आर्टिस्ट यूज करते हैं? गुलाम मोहम्मद शेख। और अगर पूछा जाए कि वेस्टर्न साइड कौन से आर्टिस्ट ने यूज किया है? पश्चिमी कलाकार पैब्लो पिकासो ने। पिकासो ने अपनी पेंटिंग में वर्णमाला और अक्षरों का यूज किए हैं। बिलोंग करते हैं क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट से। क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था 1907 से लेकर 1925 तक चला था पेरिस में बहुत फेमस आर्ट मूवमेंट है। 1912 में यहाँ पर उसका खोज हुआ था पेपर कोलाज का। 1907 की फर्स्ट पेंटिंग है यहाँ पर अभिन्यु की स्त्री और 1925 की लास्ट पेंटिंग है द म्यूजिशियन। ठीक, अन्य आर्टिस्ट हैं पैब्लो पिकासो के अलावा जॉर्ज ब्रॉक, फर्नालेजे और हॉर्नग्रेश। चलिए नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। ये वाला लाइन याद रखिएगा। भारत में गुलाम मोहम्मद शेख ने अक्षरों का वर्णमाला में अक्षरों का यूज किए थे और यूरोप में पैब्लो पिकासो। गुलाम मोहम्मद शेख के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी, इनकी फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन कहाँ हुई थी? फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन कहाँ हुई थी? जहांगीर आर्ट गैलरी में। मुंबई में कब हुई है? 1960 में हुई। गुलाम मोहम्मद शेख को कब कला के क्षेत्र में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? 2004 में।
गुलाम मोहम्मद शेख द्वारा चित्रित प्रसिद्ध भित्ति चित्र मीन्स म्यूरल पेंटिंग जीवन वृक्ष ट्री ऑफ लाइफ 1999 में प्रेजेंट टाइम कहाँ पर एग्जिबिट है? भोपाल विधानसभा में एग्जिबिट है। देखिए ये जो है ट्री ऑफ लाइफ जीवन वृक्ष ये तो गुलाम मोहम्मद शेख ने बनाया। अगर पूछा जाए ट्री लवर मीन्स वृक्ष प्रेमी, ये आया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में। वृक्ष प्रेमी किसकी पेंटिंग है? वृक्ष प्रेमी है विनोद बिहारी मुखर्जी की पेंटिंग। दोनों में डिफरेंस देखिए ज़्यादा नहीं है, ये है ट्री लवर वृक्ष प्रेमी और ये है जीवन वृक्ष। ठीक, दोनों पेंटिंग याद रखिएगा। जीवन वृक्ष है गुलाम मोहम्मद शेख की, वृक्ष प्रेमी है विनोद बिहारी मुखर्जी की। भारत विधान सभा में एग्जिबिट है इनकी वाली पेंटिंग। गुलाम मोहम्मद शेख ने कला अध्यापन कहाँ पर रहकर प्राप्त किया था? ललित कला एकेडमी बड़ौदा विश्वविद्यालय में। कला पत्रिका वृश्चिका पत्रिका, वृश्चिका पत्रिका के संपादक कौन है? ये लाइन पूछी गई है कि वृश्चिका पत्रिका किसकी है? गुलाम मोहम्मद शेख की। प्रसिद्ध चित्रकार नीलिमा शेख किस चित्रकार की पत्नी थी? नीलिमा शेख गुलाम मोहम्मद शेख की पत्नी थी। द स्पीकिंग ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए द स्पीकिंग ट्री पुस्तक के लेखक है रिचर्ड लेना है। ठीक, और द स्प्रिंग ट्री पेंटिंग किसकी है? गुलाम मोहम्मद शेख की पेंटिंग है द स्पीकिंग ट्री। जीएम शेख को किस वर्ष राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1962 में। गुलाम मोहम्मद शेख का प्रसिद्ध चित्र शहर बिकाऊ है। शहर बिकाऊ है 1981 to 84। वर्तमान में कहाँ पर सुरक्षित है? विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में। गुलाम मोहम्मद शेख ने चित्रकला का अध्ययन कहाँ से प्राप्त किए थे? महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा से। भारतीय समकालीन चित्रकार जो कहत कबीर कागज पर ग्वाश टेक्निक में बनाई गई है, इस पर किसने काम किया? गुलाम मोहम्मद शेख ने। गुलाम मोहम्मद शेख को किस लिए जाना जाता है? चित्रकार के लिए, आर्टिस्ट हैं। गुलाम मोहम्मद शेख द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र मेघदूत ऑयल कलर में बनाई गई है। 1988 में कहाँ पर एग्जिबिट है? नगमा में एग्जिबिट है। नगमा मीन्स नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। देखिए मेघदूत बहुत सारे आर्टिस्ट ने बनाए हैं, इवन सारे आर्टिस्ट की फेमस भी रही है। तो देखिए एक तो हो गए गुलाम मोहम्मद शेख, इन्होंने मेघदूत बनाए। दूसरे हो गए असित कुमार हल्दर। तीसरे हैं हरिहर लाल मेड आया हुआ है, बहुत फेमस है, अभी 2021 के एग्जाम में पूछा गया था इनकी मेघदूत। नेक्स्ट आर्टिस्ट है शैलेंद्र नाथ डे। इन लोगों ने मेघदूत चित्र श्रृंखला बनाए हैं, इवन इन लोगों की बहुत फेमस भी है। तो देखिएगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग टच कीजिएगा। नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। गुलाम मोहम्मद शेख चित्रकार के अलावा और किस लिए प्रसिद्ध हैं? आर्ट क्रिटिक थे, आर्ट हिस्टोरियन थे और पोएट्री भी करते थे। कला समीक्षक, कला इतिहासकार और कवि। गुलाम मोहम्मद शेख को कब भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था? 1983 में। 1983 में इनको मिला था पद्मश्री अवार्ड। ग्रुप 18-19 का वह कौन सा कलाकार श्रेष्ठ गुजराती कवियों में गिना जाता है? श्रेष्ठ गुजराती कवियों में गुलाम मोहम्मद शेख गिने जाते हैं। वर्तमान समय में गुलाम मोहम्मद शेख कहाँ पर रहते हैं? प्रेजेंट टाइम बड़ौदा में। प्रसिद्ध उर्दू उपन्यास कौन सा उपन्यास है? उर्दू उपन्यास समंदर प्यासा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, उर्दू उपन्यास है इनकी, समंदर प्यासा है। किस कलाकार ने लिखा? गुलाम मोहम्मद शेख ने। हाल ही में कौन सा भारतीय चित्रकार मैप्पा मुंडी चित्र श्रृंखला दुनिया का मध्य यूरोपीय नक्शा पर काम कर रहे हैं? गुलाम मोहम्मद शेख कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है गुलाम मोहम्मद शेख ने अपनी किस पेंटिंग में सिलसिला फिल्म का, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलसिला फिल्म का पोस्टर चित्रित किए थे? शहर बिकाऊ है, सिटी फॉर सेल। किस चित्रकार की अति यथार्थवादी कविताओं के प्रसिद्ध संग्रह बेसुख रूह घर जतन शीर्षक से प्रकाशित हुआ? गुलाम मोहम्मद शेख।
देखिए सरिलिस्ट कविताएं जो बेसिकली होती हैं वो ड्रीमी लाइफ पे पोर्ट्री करना, ठीक। और सरिलिस्ट आर्ट मूवमेंट के फाउंडर जन्मदाता कौन कहे जाते हैं? ये आर्ट मूवमेंट फ्रांस में स्टार्ट हुआ था। फ्रांस में 1924 से लेकर के 45 तक चला था, 1945 तक। और आंद्रे ब्रेटो कवि जो थे यहाँ पर आंद्रे ब्रेटो थे। आंद्रे ब्रेटो अति यथार्थवाद के बारे में बता रहे हैं। आंद्रे ब्रेटो, ये ब्रेटो कवि थे। और ये आर्ट जो था यहाँ पर सिगमंड फ्रायड जिन्होंने लिबिडो थ्योरी दी थी और अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, उनसे ये आर्ट एक्सप्लोर हुआ था। और यहाँ के आर्टिस्ट कहे जाते हैं मन रे, सैल्वाडोर डाली बहुत फेमस रहे हैं जिन्होंने बनाई थी द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी बहुत फेमस पेंटिंग है। और बर्निंग जिराफ, मेल्टिंग वॉच, इन्होंने मेल्टिंग वॉच में कुछ इस तरह का मेल्टिंग घड़ी दिखाया है कि कीड़े उसके अंदर जा रहे हैं, तो क्या निर्जीव पे सजीव का मतलब वो दिखाएं एक रिफ्लेक्शन। तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं है कि नॉन लिविंग थिंग पर आप मतलब कीड़े वगैरह चल रहे हों या फिर इस तरह की चीज़ें इन्होंने डिपिक्ट किया है, क्योंकि इस आर्ट मोमेंट में बेसिकली ड्रीमी लाइफ को कैप्चर किया गया है। अति यथार्थवाद में बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट मोमेंट है यूरोप का। गुलाम मोहम्मद शेख की कविताएं थी, अति यथार्थवादी कविताएं थी, ठीक है। लेकिन मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया अति यथार्थवाद के बारे में। नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। गुलाम मोहम्मद शेख को कब कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था? 2002 में। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है नक्शे देश और राष्ट्र, मैप्पी मुंडी श्रृंखला याद रखिएगा, जो ये देश के नक्शे को डिजाइन किए हैं मध्य को। गौश में बनाया था 2001 में। कहत कबीर श्रृंखला कागज पर गौश टेक्निक में। नेक्स्ट फेमस पेंटिंग है लंबी अनुपस्थिति के बाद घर वापसी, रिटर्निंग होम आफ्टर लॉन्ग एब्सेंस, आया हुआ एग्जाम में ये। ऑयल ऑन कैनवस में बनाए थे। प्रतीक्षा और घुमक्कड़ी के बारे में, अबाउट वेटिंग एंड वंडरिंग, ऑयल ऑन कैनवस। बोलती सड़क, स्पीकिंग ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑयल ऑन कैनवस। किस्सा अजीज अजीजा का ऑयल ऑन कैनवस 1989। शहर बिकाऊ है, सिटी फॉर सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑयल ऑन कैनवस 1981 to 84 विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में एग्जिबिट है। मीटिंग ऑफ लवर्स 1999 ट्री है इनकी। ऑयल ऑन कैनवस ए ट्री ऑफ माई लाइफ, ऑयल ऑन कैनवस। स्पीकिंग ट्री, ऑयल ऑन कैनवस 1996। मेघदूत श्रृंखला, ऑयल ऑन कैनवस 1988। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा न्यू दिल्ली। कश्मीर किसका कोलाज में इन्होंने बनाया था? स्याही में 2005 में। जटायु 1999। दीवार, ऑयल ऑन कैनवस 1976। चक्कर खाते रास्ते, सुनहरे सपने, त्रिफलक। प्रमुख संस्थापन कार्य इनका रहा है कमवाड़ इन्होंने बनाया था काष्ठ और लकड़ी में। सो फाइनली ग्रुप 18-19 आज की क्लास में कंप्लीट हो गया। ग्रुप 18-19 नेक्स्ट क्लास में न्यू आर्ट मूवमेंट और न्यू आर्टिस्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन करूंगी, लाइक कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट और मॉडर्न आर्टिस्ट। कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट और मॉडर्न आर्टिस्ट। मॉडर्न आर्टिस्ट इवन ये कह लें कि समकालीन और आधुनिक के महत्वपूर्ण कलाकार के बारे में। सो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेस्ट फेसेस फॉर योर एग्जाम।